पाली भाषा भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक है। हाल के वर्षों में इस भाषा को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करवाने के प्रयास तेज हुए थे। हालांकि भाषा शास्त्री विद्वानों के बीच पाली भाषा को लेकर दो प्रकार की राय है। एक मत पाली भाषा को आर्य भाषा परिवार की भाषा मानता है और दूसरे मत के अनुसार ये भाषा प्राचीनतम जन भाषाओं से उद्भूत है। आपको बता दें कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह पाली भाषा में त्रिपिटक में है और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ये ग्रंथ बुद्ध के उपदेशों के तीन खंड विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से मिलकर बना है। कहते हैं कि किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा की मान्यता तभी मिलती है जब वो भाषा 1500 से 2000 साल पुरानी हो। अब हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो प्रख्यात कवि हैं रोहतास जिले के, उनसे जानना चाहेंगे पाली भाषा क्या है, कितने 100 साल पुरानी है और क्या इसे शास्त्रीय भाषा घोषित किया जा चुका है। और इनके साथ चूंकि इन्होंने भी प्रयास किया है पाली भाषा को क्लासिकल भाषा घोषित करवाने के लिए और कई लोगों ने भी प्रयास किया है, तो हम प्रख्यात कवि, लेखक और आलोचक डॉक्टर हरेराम सिंह से जानना चाहते हैं पाली भाषा के बारे में। ये विस्तृत रूप से बताएंगे। हाँ डॉक्टर साहब, तो बताइए कि पाली भाषा क्या है। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार आपको। कि पहले बता दूं कि भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से पाली भी एक है। यह भारतीय भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा रही है, जैसे कि संस्कृत रही है और प्राचीन फ्रांसीसी रही है और ग्रीक रही है। तो पाली भी उन्हीं प्राचीनतम भाषाओं में से है। लेकिन भारत में जो भाषा का अध्ययन हुआ, तो भारत में भाषाओं के समान अध्ययन के लिए जो उसको 3 भागों में बांटा गया था पूरे कालखंड को। इसमें से पहला जो कालखंड था वो प्राचीन आर्य भाषा था और दूसरा था मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा था आधुनिक आर्य भाषा। तो पाली जो भाषा है यह विद्वानों के मुताबिक, भाषा वैज्ञानिकों के मुताबिक यह जो मध्यकालीन आर्य भाषा है उसके अंतर्गत आती है। और यह भाषा चूंकि बुद्ध की शिक्षाओं की भाषा रही है, उनके उपदेशों की भाषा रही है और 563 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व से लेकर के 483 ईसा पूर्व तक का जो कालखंड रहा है, यह भारत के इतिहास में बहुत ही सुनहरा कालखंड रहा है, गोल्डन एज रहा है। अच्छा, तो महात्मा बुद्ध के जो उपदेशों का जो संग्रह है, क्या वो पाली भाषाओं में है? जी जी, पहले मैं ये आपको बता दूं कि बुद्ध ने अपने जमाने में वो जहां भी जाते थे, जो शिक्षा देते थे या उपदेश देते थे या ठहरते थे, तो उन्होंने ग्रामीण जनता को विचारों को समझाने के लिए, उन्हें प्रकट करने के लिए अपने विचारों को, उन्होंने क्या किया कि आम जनता की भाषा को चुना और वो पाली भाषा में ही अपने बातों को ले गए आम जनता के बीच में। जो उन्होंने सोचा, जो चिंतन किया, जो उनका दर्शन रहा। क्योंकि पाली का एक अर्थ गांव भी होता है या गांव के लोगों की भाषा भी, तो उन्हीं भाषा में बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी, अपने उपदेश दिए या जो कुछ भी कहना था कहे। बाद में जब बुद्ध की वाणियों का संकलन हुआ त्रिपिटक के नाम से, तो वो पाली भाषा में ही संग्रहित हुआ सर। तो चूंकि एक पाली का अर्थ बुद्ध का वचन भी होता है, इसलिए नो डाउट आप शक नहीं कर सकते कि बुद्ध ने पाली भाषा में ही अपने उपदेश दिए। इसके लिए कई ग्रंथ प्रमाण के तौर पर आज भी मौजूद है। अच्छा, भारत के किन क्षेत्रों में पाली भाषा ज्यादा बोली जाती थी? देखिए, आज के दिनों में पाली भाषा का कहीं उपयोग होता है समाज में?
देखिए सर किसी भी कि क्षेत्र में? देखिए कि जो पाली भाषा है, हम लोग बिहार में बिहार के रोहतास जिले से संबंध रख रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बुद्ध जो थे सारनाथ से होकर के सासाराम में आए थे और सासाराम से होकर के गया और यही सिलसिला आगे की ओर बढ़ती गई थी उर्वेला की ओर जाते हुए। तो चूंकि सासाराम में भी ठहरे थे और पहली दफा उन्होंने सारनाथ में अपना जो पंच भिक्षु थे उनको उन्होंने उपदेश भी दिया था। तो वो भाषा थी पाली ही थी और सासाराम में भी आए थे। तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को एक दिन ठहरे होंगे तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ बताया जरूर होगा। हालांकि क्या बोला था इसके लिए अशोक ने शिलालेख लिखवाया है, लेकिन बात रही है कि कहां कहां क्षेत्र रहा। तो मुख्य तौर से ये जो कौशल है, कौशल का जो प्रदेश है और वाराणसी का जो प्रदेश है, सासाराम का जो प्रदेश है, गया का जो प्रदेश है, पाटलिपुत्र का, वैशाली का और राजगृह का, ये जो प्रमुख रूप से जो देख रहे हैं एरिया, जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये पाली भाषा का क्षेत्र रहा है। और मैं बता दूं कि हिंदी के बहुत चर्चित विद्वान और आलोचक श्याम सुंदर दास ने भी इस बात का पुख्ता प्रमाण दिया है कि जो पाली भाषा है, यह जो भाषा है, यह है इसी क्षेत्र की भाषा, मगध की भाषा रही है। लेकिन कुछ लोग इससे सहमत नहीं भी हैं। कुछ लोग कहना केवल कौशल का रहा है। और बता दूं कि हिंदी के बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक भोलानाथ तिवारी ने इस भाषा को मध्य प्रदेश की भाषा बता रहे हो कि वो, चूंकि वो मगध जो अपना जो क्षेत्र है, बगल में सोन नदी का जो बगल का एरिया है, उनका कहना है कि जैसे कि उनके यहाँ पाली में मोहन शब्द को अगर हम उच्चारण करते हैं तो मोहनो कहना पड़ता है, लेकिन मगध में मोहने शब्द आएगा, धम्मे शब्द आएगा, धम नहीं, जबकि पाली में धम्मो आएगा उस आधार पर। लेकिन आप देखिएगा, हम लोग भोजपुरी में सर रहते हैं, भोजपुरी एरिया में आप रहते हैं हम लोग, तो भोजपुरी में भी जब किसी बच्चे को बुलाना होता था तो हम लोग बचपन में, आपको याद होगा कि अरे मोहनो इन्हें सुन, ऐसे बोलते थे। वहां पर भी कहीं ना कहीं जिंदा है। और हम लोग गिलहरी को अपने भोजपुरी क्षेत्रों में रुखी कहते हैं। तो ये रुखी भी जो शब्द है वो पाली भाषा का शब्द है और रुख पेड़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यह भी है। तो और देखिए कि आरा के आसपास बामपाली नामक जगह है। पटना में देख रहे हैं, पटना के आसपास के एरिया में पालीगंज है। तो ये जो एरिया था, ये जो एरिया जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार और उड़ीसा भी, ये प्रमुख रूप से पाली भाषा का क्षेत्र रहा है। तो आपके अनुसार पाली भाषा पूर्ण रूप से पात्रता रखती है कि इसे शास्त्रीय भाषा घोषित किया जाए? जी बिल्कुल, इसके लिए जी बिल्कुल, कारण बता रहा हूं सर। अन्य लोगों के साथ आपने क्या प्रयास किया था? जी मैं बता रहा हूं कि इसके पहले वाले जो प्रश्न में अपने इसके साहित्य पर, तो इसमें साहित्य भी है, धम्म पिटक वगैरह जो है, विनय पिटक जो लिखे गए, सुत पिटक जो लिखे गए, इसके अलावा महावंश लिखा गया, दीपवंश लिखा गया। तो ये सब तो प्रमाण के तौर पर है ही, जातक कथाएं हमारे यहाँ लिखी गई। अब रही बात कि शास्त्रीय भाषा बनने के कितने अधिकारिणी है यह भाषा, तो हम लोगों ने देखिए उस 2021 की बात है, 21 की बात है, बिहार में और महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश के कुछ लोग इस आंदोलन को तेज करना चाहते थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि संस्कृत को चूंकि क्लासिकल लैंग्वेज बना दिया गया था, तमिल को बना दिया गया था, तेलुगु को बना दिया गया था, उड़िया को बना दिया गया था, तो लोगों को लगने लगा था ऐसा कि इस भाषा के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, क्योंकि ये बुद्ध के वचनों की भाषा है और बुद्ध के दर्शन जो है वैज्ञानिक दर्शन माने जाते हैं और वो पाली भाषा में दर्ज है। और इतना बड़ा जो साहित्य बुद्ध का है, वो विश्व में अपना आलोक फैला रहा है, बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो और उसी बुद्ध की भाषा को, इतनी समृद्ध भाषा को क्यों ना क्लासिकल लैंग्वेज की दर्जा दी जाए, जबकि वो जो लैंग्वेज है वो प्राचीनता के, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हो रहा है, तो 563 ईस्वी पूर्व, 563 साल उधर और इधर देख रहे हैं कि 2000 बीत रहा है। तो सीधे सीधे गणना करने पर भी आपको मालूम चलता है कि 2000 से 2500 साल यह पुरानी भाषा थी।
और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस भाषा में देखिएगा कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए प्राचीन तो होना जरूरी है ही। आप देखिए कि भारत की जो संस्कृति है वो इस भाषा में अभिव्यक्त हुई है बुद्ध के माध्यम से, या उस जमाने के और भी जो पाली भाषा में जो लिख या बोल रहे थे। तो भारत की जो संस्कृति है वो प्राचीनतम संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में, उसके अस्थायित्व प्रदान करने में भाषा काफी मदद की है। उसमें उसके विचारों को, प्राचीन विचारों को, प्राचीन संस्कृतियों को वो अपने आप में समाहित की है। फिर हम कैसे भूल सकते थे कि एक क्लासिकल दर्जा इसको नहीं दिया जाए। तो बाद में ये सारी चीजें थी। और आप देखिएगा कि वह देश मिट जाता है, गौर करिएगा, जहां की प्राचीनतम भाषाएं जिसमें उसके विचार अभिव्यक्त अगर मिट जाती है तो वो देश का कहीं ना कहीं जो रुतबा रहता है प्राचीनतम, भारत अपना देश प्राचीनता के लिए भी याद किया जाता है, तो वो मिट सकती है। तो पाली भाषा भारत की प्राचीनता को अपने आप में छुपाई हुई है। इस वजह से भी आप देखेंगे जी हम लोगों ने क्या किया कि उस समय में बताया कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के, तो बिहार में मैं अकेला व्यक्ति था उस समय में, हो सकता है कि और लोग हों, लेकिन उनकी सूची मेरे पास नहीं है। तो हमने क्या किया था कि उस समय में कि राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से एक पत्र लिखा था कि, और मैंने जिक्र किया था उसमें कि इसकी प्राचीनता को लेकर के और इसकी कितनी इसकी जड़ें मजबूत हैं, हमें कितने मजबूती के साथ हमारे कल्चर को विकसित कर सकती है और नई पीढ़ी को इस भाषा में इतनी ताकत है को गाइड भी कर सकती है। और देखिए कि बहुत शांति की भाषा, इसमें बिल सोचने की शक्ति इस लैंग्वेज में सबसे ज्यादा है कि आप सोचिए, बढ़िएगा नहीं, बगैर सोचे आप कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो ये सारी चीजें थी। तो क्या क्या था, जैसे हम लोग नमो बोलते हैं कि नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, तो कितने आराम और सब्र से बोलते हैं। इस दौरान आप सोचने की क्रिया भी हो जाती है। तो हम लोगों ने कई लोगों ने लिखा था, मैंने भी बिहार से सोचा कि बिहार कैसे उससे वंचित रह जाए, उपेक्षित रह जाए, कि जहां बुद्ध आए थे, बुद्ध के चरण जहां पड़े थे और बुद्ध की जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में महाबोधि पीपल के पास में, ये तो हम कैसे उनके साथ न्याय कर पाएंगे बुद्ध के साथ अगर एक क्लासिकल लैंग्वेज नहीं मिल पा रहा है। तो हमने उनको लिखा था और मुझे खुशी है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया। और एक बार की मैंने देखा अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट कि उन्होंने लिखा कि ये तो पाली और प्रकृत जो है भारतीय संस्कृत की रूट है। मैं बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो भारतीय संस्कृत की रूट है इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इसके लिए अपने राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को भी धन्यवाद दूंगा, प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, जो कैबिनेट ने निर्णय लिया उनको भी मैं धन्यवाद देना दूंगा कि आपने पाली भाषा को ये जो लैंग्वेज है, इतना रिच लैंग्वेज, और इसको क्लासिकल लैंग्वेज का आपने दर्जा दिया। तो मैं तहे दिल से आभार भी प्रकट करता हूं अपनी तरफ से और पूरे देशवासियों के तरफ से भी आभार मैं व्यक्त करता हूं। और मुझे खुशी है, मैंने उसमें एक और भी अनुरोध किया था कि उस पत्र में कि गया में, और यह सासाराम नजदीक भी है, तो यहां पर अगर पाली के विकास और संवर्धन के लिए कोई केंद्र खोला जाए तो ये बहुत उपयुक्त जगह होगा, ताकि जो नई पीढ़ी है वो पाली भाषा को जाने, सीखे, समझे, और वो जाने कि हमारे बुद्ध ने इस भाषा में कितनी जान थी कि उनकी विचारों को पचा लिया। सर चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपको, विस्तृत जानकारी दी पाली भाषा के बारे में, और आपने इसे शास्त्रीय भाषा बनाने के लिए जो प्रयास किया, हाँ जी जी, ये भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। 2021 में हम लोगों ने सर किया था, और मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और इस लैंग्वेज को बढ़ाने में या इसके प्रचार प्रसार में आपका जो चैनल है ये भी जोग दे रहा है। इससे मुझे खुशी हो रही है और मैं आपको तहे दिल से आपको भी धन्यवाद देता हूं। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।